Good morning everyone. My name is Professor Nitika from SIRT Bhopal. So today we discuss a very important topic, quantum mechanics. तो सबसे पहले सवाल हमारे जो जहन में आता है वो है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि 1900 से पहले की जो फिज़िक्स थी उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं, और क्लासिकल फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रांच है हमारी फिज़िक्स की, जिससे हम बहुत सारे फिनोमिनास जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये जो सारे फिनोमिनास हैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब जब भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की बात आती है, उनको एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन देती है। बट जब कुछ और फिनोमिनास जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह के जब इफेक्ट्स की स्टडी करी गई तो देखा गया कि वहाँ पर उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो फेल हो गई। तो फिर देखा गया कि कुछ इसमें कमियाँ हैं, कि वो कमियाँ क्या हैं। उन कमियों को जब जांचा गया, परखा गया, उनको देखा गया, उनके ऊपर रिसर्च करी गई, तो देखा गया यहाँ से इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरी मैकेनिक्स को यूज़ करना पड़ा। जो मैकेनिक्स हमने यूज़ की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो जो थ्योरी थी और जो मैकेनिक्स थी वो थी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत आसानी से हम माइक्रोस्कोपिक जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो हम इस तरह मान सकते हैं कि जो हमारी माइक्रोस्कोपिक जो स्टडीज़ होती हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाती हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, बट जो माइक्रोस्कोपिक जो स्टडीज़ होती हैं वो एक्सप्लेन हो पाती थी क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। इस वजह से ये बहुत ही यूज़फुल साबित हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये माना जाता था कि जो लाइट है वो उसका नेचर जो है वेव नेचर है, बट जब हमने और आगे रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि जो लाइट होता है उसकी जो नेचर होती है वो सिर्फ वेव नेचर नहीं होती, उसका नेचर जो होता है वो ड्यूल होता है। उसका नेचर वो कई जगह पर वेव जैसे बिहेव करती है और कई जगह वो पार्टिकल जैसे नहीं बिहेव करती है। जब अच्छे से स्टडी करी गई तो देखा गया कि जो लाइट है, जो लाइट की एनर्जी है वो क्या करती है, बंडल्स के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। मतलब जो एनर्जी है वो जो है उसके जो लेवल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके लेवल्स डिस्क्रीट हैं। जब ये देखा गया तो ये बोला गया कि जो लाइट है उसका नेचर जो है वो कैसा है, ड्यूल है। मतलब कभी वो पार्टिकल जैसे बिहेव करती है और कभी वो कैसे बिहेव करती है, वेव के जैसे नेचर बिहेव करती है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइट का ड्यूल नेचर। इसी को हम बोलते हैं कि जो लाइट की क्वालिटी है ड्यूल नेचर की, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो है, ये जो नेचर है वो किसके द्वारा ही सिद्ध किया जा सका, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही सिद्ध किया गया। और ये भी देखा गया कि जो लाइट है उसकी एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। और ये जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिसके फॉर्म में हमारी जो लाइट है उसकी एनर्जी आगे ट्रेवल करती है, इस छोटे छोटे बंडल्स को हम क्वांटा बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब और इसको देखा गया, इसको और स्टडी किया गया, तो जो डी ब्रॉगली थे उनने ये फिनोमेना दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव मीन्स एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव। तो ये जो फिनोमेना था वो लाइट तक सीमित नहीं रहा, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ऐसा हमारे डी ब्रॉगली साहब ने बताया। और जो वेव एसोसिएटेड होती है मूविंग पार्टिकल्स के साथ, उस वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलने लगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जहाँ उन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होंगी, और ये जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी डिपेंड करेगी पार्टिकल का मास कितना है। तो चलिए अब हम इस जो वेव है, मैटर वेव है, उसका हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको मालूम है प्लांक ने जो एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया था वो है E=h/μ। ये किसने दिया था, प्लांक ने। किसने दिया था ये फॉर्मूला, प्लांक ने दिया था ये। अब हमें मालूम है कि एच यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमको मालूम है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये हमको वैल्यू मालूम है इसकी। अब हमें मालूम है एनर्जी का एक और फॉर्मूला है E=mc², जो कि किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है। ये जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है जो दिया था उसको हम बोलते हैं E=mc²। तो ये जो है इक्वेशन, ये भी हमारी एनर्जी के बराबर है और ये भी हमारी एनर्जी के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम इसको कह सकते हैं E=hν mc² कह सकते हैं ना, ये दोनों इसके बराबर है। अब हमको जैसा कि मालूम है कि μ होता है c/, कितना होता है, c/λ। तो न्यू की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी h/μ
सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और इस इक्वल्स टू चल रहा है एम सी स्क्वायर चल रहा है। तो हमें जब वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ को हम यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा बन जाएगा। हमें यहाँ लिखना है सी और सी कॉमन है, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगी इक्वेशन हमारी एच अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। और हमें मालूम है कि एच अपॉन एम सी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, हमारा मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है एम डॉट सी। तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी और ये इक्वल्स टू है लैम्डा पी। तो ये ही हमारी वेवलेंथ का फॉर्मूला है, जो डी ब्रोगली हमारी मैटर वेव है उसका वेवलेंथ का यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।